हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है उसके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे, जो कि पार्ट सेकेंड है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, रविंद्र शब्द में संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है या वृद्धि संधि है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो दीर्घ संधि हो जाता है, यानी कि रविंद्र में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। जय शंकर प्रसाद की रचना है, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, पल्लव। जय शंकर प्रसाद जी की जो रचना है वो हो जाती है कामायनी। कामायनी और झरना, आंसू, लहर, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, नंददास। तो इसमें जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है कबीरदास, यानी कि आ ऑप्शन राइट हो जाता है। दुर्बल को ना सताए, जाकी मोटी हाय, इसका जो हिंदी अनुवाद हो जाता है वो हो जाता है कि कबीरदास जी कहते हैं किसी दुर्बल यानी कमजोर समझकर किसी को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि दुर्बल की जब हाय लगती है यानी जो सांप उसका होता है ना, तो वो जो है बहुत प्रभावशाली होता है, इसलिए दुर्बल की हाय से हमेशा बचना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, दमक का तुकांत शब्द है। तो दमक का तुकांत शब्द कौन है? कदम्ब है, तरस है, धमक है, हृदय है। तो दमक का तुकांत शब्द धमक हो जाता है। तुकांत यानी एक जैसे, है ना, मिलते जुलते, कहते नहीं तुकबंदी, तो तुकांत शब्द। तो जैसे दमक का धमक हो जाता है, ठमक हो जाता है, यमक हो जाता है, खनक हो जाता है, चटक हो जाता है और तलक हो जाता है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं बस इतने ही हैं। क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कि रचयिता थे? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर हो जाता है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्त कथन किसका है? उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। कालिदास, भास, सूरदास, पाणिनि। तो इसमें आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका पाणिनि हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, संस्कृत लेखन का दोष है। लेखन की यानी लेखन हेतु अधूरी जानकारी, लेखन में जल्दबाजी, अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याय ज्ञान न होना, उपर्युक्त सभी, यानी ये उपर्युक्त सभी हो जाते हैं, इसलिए आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 6, 2, 4, 3। तो इसमें समझ लेते हैं व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन है रा, शा, दा या पिछड़ी शा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। तो इसमें आपका रा है, यानी कि रा अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, यानी हो जाता है या, रा, ला, वा। तो इसमें जो रा है वो भी अंतस्थ व्यंजन है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 9, 3, 5, 7। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। कौन कौन से हैं? छोटा आ हो जाता है, ठीक है ना, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ऋण भी इसी में आता है, और लिर, ला में ये, तो आपके ये हो जाते हैं, किस में आते हैं? तो ये ह्रस्व स्वर में। उसके बाद क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन है क्षत्रिय वाला चा, पिछड़ी शा, ला या। तो उसमें ऊष्म व्यंजन की बात हो रही है। आप लोग जानते हैं 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। पिछड़ी शा आपका हो जाता है, तो देखिए आंसर ही में है आपका
और शरीफे वाला शा हो जाता है, सा हो जाता है, यानी सपेरे वाला सा हो जाता है, और आपका हा हो जाता है। यानी ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों की विशेषता क्या होती है, जब बोले जाते हैं, जैसे आप बोले शा, तो क्या होती है, गर्म वायु निकल रही है ना, और थोड़ी ताकत भी लग रही है। तो शा, पिछड़ी शा, हा, तो इस तरह से ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। इनकी संख्या टोटल होती है 4, और आपके ऑप्शन में पिछड़ी शा दिए हुए हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 23, 41 या 42, 9 स्वर, 33 व्यंजन और 46। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि 42, 9 स्वर, 33 व्यंजन, इसको समझ लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो मूल व्यंजन है वो कितने हैं? तो मूल व्यंजन आपके हो जाते हैं 33, ठीक है ना, यानी 33 हो जाते हैं। यहाँ पे आपके 33 दिए हुए हैं। और कुल व्यंजन कितने हो जाते हैं? तो कुल व्यंजन आपके हो जाते हैं यानी 41, यानी कि 41। 33 व्यंजनों में जब आगत व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को शामिल कर लिया जाता है तो व्यंजनों की कुल संख्या 41 हो जाती है। और यहाँ पे देखिए 9 और 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हालांकि आपको एक ना एक तो टिक करना ही रहेगा, तो आप उसको सा पे टिक कर दो। लेकिन वैसे अगर आप इनको सबको अच्छे से याद कर लें तो आपके जो ये ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 8। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? सो हम देख लेते हैं। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिल लग गया। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो 3 आपका सही हो जाता है। स्वर के कितने भेद हैं यहाँ पे समझ लेते हैं। 3 कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या 2 होती है, 3 होती है, 8 होती है या 5 होती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है सा ऑप्शन, यानी कि दीर्घ स्वरों की संख्या 8 हो जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? और पहले हाँ, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि दीर्घ स्वरों की जो संख्या 8 होती है वो है कौन कौन से आखिर, है ना। तो इसमें आपका बड़ा आ हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, और आपका बड़ा ऊ, ऋण और ए, आए, ओ और आओ, ये सभी हो जाते हैं, यानी कि 8 हो जाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन है। कौन संयुक्त व्यंजन है? माँ, ये तो है नहीं, इसलिए कट। धा, ये भी संयुक्त नहीं है। ना, ये भी संयुक्त नहीं है। जो त्रा है, ये किससे बना है? ता, हलंत, पिछड़ी प्लस और रा से, इससे बना है, यानी कि ये जो दो से मिलकर बना है, यानी कि संयुक्त। कोई चीज जुड़ी हो, 2 चीजों से मिलकर बनी हो, वही तो संयुक्त कहलाती है ना। तो इसलिए त्रा हो जाता है। और भी होते हैं, जैसे आपका क्षत्रिय वाला छा होता है ना, श्रा होता है, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 हो जाती है। जैसे ऊष्म की कितनी संख्या है? तो 4 है ना। अंतस व्यंजनों की कितनी संख्या है? तो 4 है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है अच्छे से इसको याद रखें। हलंत को प्रदर्शित किया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। हलंत को इस तरह से किसी वर्ड में लगाना, यानी किसी में लगाना, तो इसी तरह से लगाना होगा ना। जैसे चा में ऐसे लगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब आधा रह गया, है ना। हलंत लगाने पे यही तो होता है। तो आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। मौन पठन के दोष है, भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, उपरोक्त सभी। यानी क्या कह रहे हैं, जो मौन पठन है इसके दोष क्या क्या हैं? तो ये सभी हो जाते हैं। इस तरह से द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में या 6 भागों में? इसको समझ लेते हैं। तो जो संस्कृत वर्णमाला है इसको 4 भागों में बांटा गया है,
कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? तो संस्कृत में 50 वर्ण होते हैं, जिनमें से 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, 33 व्यंजन और क्या होते हैं? और 4 आयोगवाह होते हैं। स्वर को संस्कृत वर्णमाला में अच या व्यंजन को हल कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, स्वर को संस्कृत वर्णमाला में क्या कहते हैं? तो अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौखिक पठन के तत्व हैं। अब मौखिक पठन के तत्व देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर, मधुर ध्वनि, उपरोक्त सभी। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। समाचार पत्र, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य। तो इसमें आपका समाचार पत्र हो जाता है कि किसी भी भाषा को सीखने की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो भाषा को सीखने के लिए समाचार पत्र हो जाते हैं। क्योंकि भाषा कैसे सीखी जाती है? तो भाषा ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही जगह पे, एक जैसे अपने घर में मातृभाषा बोली जा रही है, लेकिन आप थोड़ा जब बाहर जाएंगे, देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, तभी तो आप भाषा सीख पाएंगे ना। लेकिन समाचार पत्र में क्या होता है कि आप भाषाओं को सीख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। वैसे तो आप दूरदर्शन से भी सीख सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, इन सभी से सीख सकते हैं, लेकिन समाचार पत्र से भी आप सीख सकते हैं। कबीर की प्रमुख रचना है। कबीर की प्रमुख रचना कौन है? साखी हो जाती है, सुरसागर, मेघनाद, प्रिय प्रवास। तो जो साखी है यानी कि आ ऑप्शन ये राइट हो जाता है। और अगर इसके अर्थ की बात की जाए, साखी यानी साक्षी, साक्षी। और साक्षी मतलब क्या होता है? साक्षी मतलब होता है गवाह या प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्होंने इस संसार समाज को अपनी खुली आंखों से जैसा देखा उसे वैसा ही व्यक्त किया, यानी बताया, यानी कि साक्षी है ना। और यही आपका साखी। कबीरदास की प्रमुख रचना कौन हो जाती है? तो साखी। आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, ज्ञानाश्री शाखा के प्रधान कवि थे। बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। क्या कह रहे हैं? ज्ञानाश्री शाखा के कवि की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ज्ञानाश्री शाखा के कवि कबीरदास जी हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना, और इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना। अन्य मुख्य संत इसमें कौन कौन हो जाते हैं? ज्ञानाश्री शाखा में तो अन्य मुख्य संत हो जाते हैं दादू दयाल, सुंदर लाल और मलुक दास, ये भी हो जाते हैं। अगर इनका नाम आ जाता है तो आप इन पे टिक कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना थी मंगलघट, विश्व वेदना, ध्रुव स्वामिनी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुव स्वामिनी इसका राइट आंसर हो जाता है। ये प्रसाद जी की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है, यानी कि ये इनकी आखिरी और सबसे अच्छी यानी श्रेष्ठ नाट्य कृति है। और इसका कथानक गुप्त काल से संबद्ध और शोध द्वारा इतिहास सम्मत है। क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। पंचवटी, इरावती, प्राणार्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाता है उसको देख लेते हैं। पंचवटी हो जाता है, यानी कि आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है कुकुरमुत्ता, प्रहलाद, यामा, रेणुका। आंसर की तरफ चलते हैं। यामा यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यामा एक कविता संग्रह है। क्या है? तो कविता संग्रह हो जाता है, कविता संग्रह। ठीक है ना, जिसकी रचयिता महादेवी वर्मा जी ने की। इनमें उनके 4 कविता संग्रह है। कौन कौन से 4 कविता संग्रह हैं? तो उस पर भी बात कर लेते हैं। निहार हो जाता है, निहार, नीरजा, निहार, नीरजा, रश्मि, रश्मि और सांध्य गीत। ठीक है ना, और सांध्य गीत ये हो जाते हैं, ये संकलित हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदुस्तान या सरस्वती, गीतांजलि, इनमें से कोई नहीं। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर देख लेते हैं। बा ऑप्शन यानी कि सरस्वती।
यानी प्रसाद जी की यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका का संपादन सरस्वती, ठीक है ना। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका, जो मासिक पत्रिका है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सी पत्रिका है, मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक, कुछ भी है ना, के संपादन का कार्यभार संभाला। हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की? आप लोगों को अच्छे से पता है हरिवंश राय बच्चन जी कौन थे। अब तो है नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया है। ये अमिताभ बच्चन उनके पिता थे, है ना। इन्होंने क्या किया, देखिए इनकी आत्मकथा, एक दिन मेरी भारत यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये राइट आंसर हो जाता है। इसमें निसंकोच भाव से अपने जीवन की उन घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख किया है जिनका गहरा संबंध उनके लेखन और व्यक्तित्व के विकास से रहा है। यानी हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या भूलूं और क्या याद करूं। गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचना है? बिहारी जी की, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद। यहाँ पे देखिए बहुत फेमस है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं इससे परिचित हैं। गबन और गोदान प्रेमचंद जी की, है ना। द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? दिनकर, तुलसीदास, कबीर और सूरदास। आपका आंसर हो जाता है सा ऑप्शन, यानी कि कबीर। बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, भक्ति काव्य धारा के, रीति काल के, आधुनिक काल के या प्राचीन काल के। तो इसमें आंसर हो जाता है जो आपका बा ऑप्शन, यानी कि रीति काल, ये राइट आंसर हो जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था सन 1937 में, सन 1987 में, सन 1940 में, सन 1950 में। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है सन 1937। इसमें इनका स्वर्गवास हुआ था। और अगर जन्म की बात की जाए कि जन्म कब हुआ था, तो 1889 में, ठीक है ना। तो आप लोगों का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।